हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। डेली करंट अफेयर में जो बचा हुआ एक था करंट अफेयर जो मैंने ऑलरेडी रखा था, बट इसे मैंने अपलोड नहीं किया था। सो करेंटली आई एम अपलोडिंग दिस। डू वॉच। ये 30th ऑफ जून का करंट अफेयर है। सबसे पहले जो न्यूज है वो रिलेटेड है पीसी मेलानोबिस जी से। एक्चुअली क्या होता है, 29th ऑफ जून 2025 को मनाया गया नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। 29 जून को हम हर साल नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 2025 में इसका 19th नंबर की एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई। क्यों किया जाता है? क्योंकि ये पीसी मेहलनोबिस जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है और 2025 में इनकी 132nd नंबर की बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया गया। थीम क्या रखा गया इस दिन का? थीम रखा गया 75 ईयर्स ऑफ द नेशनल सर्वे। पीसी मेहलानोबिस, जिनका पूरा नाम है प्रसन्नता चंद्र मेहलानोबिस, ये इंडियन स्टैटिशियन थे, प्लानर थे, इंस्टीट्यूशन बिल्डर थे। मतलब काफी ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहा है इनका स्टैटिस्टिक्स के फील्ड में भारत में। साथ ही ये फाउंडर भी थे इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट यानी कि आईएसआई, जो कि कोलकाता में लोकेटेड है और इसे एस्टैब्लिश किया गया था 1931 में। ये उसके फाउंडर भी थे। साथ ही भारत जब आजाद हुआ था तो जो 5 ईयर प्लान्स आए थे उनमें जो सेकंड नंबर का 5 ईयर प्लान था उसे हम मेहलानोबिस मॉडल के नाम से जानते हैं, जिस 5 ईयर प्लान में हैवी इंडस्ट्री लेड इकोनॉमिक मॉडल भी उसे कहा जाता है। मतलब उसमें हैवी इंडस्ट्रीज को काफी ज्यादा फोकस किया गया था। साथ ही इनके नाम पे एक स्टैटिस्टिकल जनरल का नाम भी जुड़ा हुआ है, जो कि इंडिया का सबसे पहला स्टैटिस्टिकल जनरल था। उसका नाम है सांख्य। राइट। तो इतनी चीजें आपको यहाँ से याद रखनी है। 29th ऑफ जून हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे के रूप में, और इस बार हमने 19th नंबर की एनिवर्सरी इसकी सेलिब्रेट की। नाउ नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज इज, अभी तक हमारे देश में टर्मरिक का बोर्ड नहीं था। राइट, क्योंकि इंडिया जो है काफी ज्यादा हल्दी का उत्पादन करता है डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में अक्रॉस दी इंडिया। बट अभी तक नेशनल टर्मरिक बोर्ड को स्टैब्लिश नहीं किया गया था। 40 सालों से इसकी डिमांड की जा रही थी कि कुछ इस तरीके का बोर्ड वगैरह सेटअप किया जाना चाहिए, ताकि हल्दी के प्रोडक्शन, उसके इंपोर्ट तो हम करते नहीं है, खैर एक्सपोर्ट ही करते हैं, तो इन सारी चीजों को रेगुलेट किया जा सके। तो फाइनली इसका जो टर्मरिक बोर्ड है उसे इनॉग्रेट कर दिया गया है हमारे यूनियन होम अफेयर मिनिस्टर यानी कि अमित शाह जी के द्वारा। इनॉग्रेट किया गया है हेडक्वार्टर नेशनल टर्मरिक बोर्ड का, वो भी कहाँ पर? तेलंगाना के निजामाबाद में। आखिर क्यों ये लोकेशन चूज की गई? जस्ट बिकॉज कि निजामाबाद जो है ये टर्मरिक प्रोड्यूसिंग रीजन में काफी ज्यादा नंबर 1 पे आता है, आप कह सकते हो। दैट्स वाई निजामाबाद को हम टर्मरिक कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। ये जो टर्मरिक बोर्ड बनेगा, इसे किसके अंडर में ऑपरेट कराया जाएगा? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, इनके अंडर में टर्मरिक बोर्ड काम करने वाला है। इसके चेयरपर्सन को अपॉइंट किया जाएगा बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेक्रेटरी को अपॉइंट किया जाएगा फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, एंड जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे इस बोर्ड के अंडर में, वो सारे के सारे जो टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं इंडिया के, लाइक तेलंगाना, महाराष्ट्र, मेघालय, यही इन्हीं जगहों से लोगों को अपॉइंट किया जाएगा एज रिप्रेजेंटेटिव्स। कुछ और बातें जो टर्मरिक से जुड़ी हुई हैं। टर्मरिक, जिसे हम करक्यूमा लॉन्गा कहते हैं, इसका साइंटिफिक नेम है, ये एक राइजोमेटस हर्बेशियस प्लांट होता है। ये किस लिए जाना जाता है? जस्ट बिकॉज ऑफ क्यूलिनरी, डाइंग और मेडिसिनल यूज काफी ज्यादा है हल्दी का। चोट भी लग जाती है तो हम देखते होंगे आपकी हल्दी लगाया जाता है उस चोट पे, ताकि वो जल्दी से सही हो जाए, क्योंकि एज एंटीबायोटिक काम करता है टर्मरिक। टर्मरिक को हम गोल्डन स्पाइस के नाम से भी जानते हैं। अपने भारत में अगर हम बात करें तो 20+ इंडियन स्टेट्स हैं जहां पर हल्दी का उत्पादन किया जाता है। कुछ मेजर प्रोडक्शन वाले स्टेट्स हैं लाइक महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और मेघालय, जहाँ पे काफी ज्यादा प्रोडक्शन होता है। पर 20 से ज्यादा ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर इसे प्रोड्यूस किया जाता है। कैसा क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए इसको ग्रो होने के लिए? तो ट्रॉपिकल क्रॉप है, और 20 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर चाहिए। हाई एनुअल रेनफॉल चाहिए। वेल ड्रेन्ड लूमी सॉइल की नीड होती है, जिसके थ्रू ये ग्रो हो पाता है काफी बेहतर तरीके से। इंडिया लगभग 75% ग्लोबल टर्मरिक को प्रोड्यूस करता है, जिसमें 30 से ज्यादा आपको इंडिजिनस वैरायटीज मिलेंगी जो कि भारत में ग्रो होती हैं। कितना एरिया कवर करता है टर्मरिक के प्रोडक्शन में? 2022-23 का डेटा के हिसाब से
3.24 लाख हेक्टेयर का एरिया जहाँ पर टर्मरिक को ग्रो किया जाता है। और 2022-23 के प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो 1.53 लाख टन वैल्यू का जो टर्मरिक है वो ग्रो किया गया और इसकी कीमत रही 207.45 मिलियन यूएस डॉलर। टारगेट क्या है 2030 तक इसे यूएसडी डॉलर 1 बिलियन तक पहुंचाना है। मेजरली इंडिया कौन-कौन से देशों में टर्मरिक को एक्सपोर्ट करता है तो वो देश हैं बांग्लादेश, यूएई, यूएसए, मलेशिया, ये सब जगह। इंडिया खुद इतना ज्यादा प्रोड्यूस करता है कि इंडिया को इंपोर्ट की तो जरूरत नहीं पड़ती, एक्सेस ही है, दैट्स व्हाई इंडिया इसे एक्सपोर्ट करता है। तो ये कुछ जुड़ी हुई बातें थी टर्मरिक से, आई होप आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट जो है दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, बिहार ने लॉन्च किया है इंडिया का सबसे पहला मोबाइल ई वोटिंग सिस्टम, क्योंकि वहां पर अर्बन लोकल बॉडीज के जो इलेक्शंस चल रहे थे दैट्स व्हाई इन्होंने ये लॉन्च किया है। ये मोबाइल बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम होगा जो कि एलिजिबल कैंडिडेट्स, सॉरी नॉट कैंडिडेट्स, एलिजिबल जो भी वोटर्स हैं उन्हें वोट कास्ट करने के लिए अलाउ करेगा रिमोटली, यानी आप घर बैठे वोट दे सकते हो। बट हाँ, कुछ उसके अंदर कंडीशंस है। ये जो मोबाइल ऐप है इसका क्या नाम है, ESECBHR, ये मोबाइल ऐप का नाम है जिसके थ्रू वोटिंग की जा सकती है। और बिहार ने अभी जब अर्बन लोकल बॉडी के इलेक्शंस हुए तो वहां पर इसे इम्प्लीमेंट किया था, मतलब इसका यूज किया। तो ऐसा करने वाला बिहार पहला देश बन चुका, सॉरी बिहार पहला स्टेट बन चुका है भारत का। साथ ही इस ऐप को डेवलप किसने किया है, सीडैक के द्वारा इसे डेवलप किया गया है। काफी ज्यादा हेल्पफुल है। मान लीजिए कोई बूढ़ा है, बुजुर्ग है, वो जा नहीं सकता पोलिंग बूथ तक, तो वो घर बैठे वोट दे सकता है। कोई प्रेग्नेंट लेडी है, कोई डिसेबल्ड पर्सन है जो नहीं जा सकते पोलिंग बूथ तक, तो उन्हें घर बैठे वोटिंग करने का यहाँ पर अलाउंस दे दिया गया है। लेकिन ये जो वोटिंग होगा ये केवल और केवल इलेक्शन वाले दिन ही वैलिड होगा। ऐसा नहीं है कि आप घर बैठे कभी भी वोट दे रहे हो, दैट इज नॉट वैलिड। जिस दिन इलेक्शन है केवल उस दिन के लिए ही वैलिड होगा। जो एक सबसे पहली जो पर्सन बनी है जिन्होंने इस पोर्टल को यूज करके वोट दिया वो है बिभा कुमारी, ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं और ये पहली इंडियन वोटर बनी है जिन्होंने मोबाइल फोन के थ्रू वोटिंग दी है। राइट। तो ऐसा करने वाला बिहार सबसे पहला राज्य बन चुका है, ये आप याद रखेंगे। फोर्थ, ये जो न्यूज है, एक अर्ली हड़प्पन बरियल का डिस्कवरी किया गया है गुजरात में। ये जो बरियल है ये बताया ऐसा जा रहा है कि 5300 साल पुराना अर्ली हड़प्पन बरियल बरियल है, जो कि पाया गया है कहाँ पर, लखपर विलेज, जो कि कच्छ में लोकेटेड है, गुजरात डिस्ट्रिक्ट के। इस एक्सकेवेशन को कंडक्ट किसने किया, तो ये एक्सकेवेशन कंडक्ट कराया गया बाय यूनिवर्सिटी ऑफ केरलास डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी। आप सभी को पता है आर्कियोलॉजी ही ये सब चीजें करता है, ढूंढने का कितने साल पुराना है, कौन सा बरियल है, कौन से सिविलाइजेशन से जुड़ा है, ये सारी चीजें। तो ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो बरियल है वो 3300 से लेकर के 2600 BCE यानी कि बिफोर कॉमन एरा का पाया गया है। यहाँ पे और भी कुछ चीजें पाई गई हैं लाइक सैंडस्टोन शेल स्ट्रक्चर्स पाए गए हैं। ये इंडिकेट कर रहे हैं कि किस तरीके से पूरा एक प्लान्ड कंस्ट्रक्शन किया जाता था अर्ली हड़प्पन टाइम पे। राइट। एक प्रीवियस वर्क था जो कि अभी कुछ दिन पहले भी इसे फाइंड आउट किया गया था, जूना खाटिया। यहाँ पर 197 बरियल्स पाए गए थे, उसी के जस्ट एडजेसेंट में आपको ये बरियल भी देखने मिलेगा जो कि लखपर विलेज में पाया गया है। इस डिस्कवरी का एक ही मोटिव है कि इस डिस्कवरी के थ्रू थोड़ा और ज़्यादा हमें डिटेलिंग पढ़ने का मौका मिलेगा। हमें और ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी कि अर्ली हड़प्पन का जो ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर था वो कैसा था। उस टाइम लोग कैसे क्या चीज़ें परफॉर्म किया करते थे, इन सब के बारे में हमें यहाँ पर हिस्टोरिकल बेसिस पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नॉलेज मिलती है, दैट्स व्हाई। हमें क्या याद रखना है, यहाँ की लोकेशन याद रखनी है कि ये जो लखपर है ये कहाँ पर लोकेटेड है, कच्छ डिस्ट्रिक्ट गुजरात में, और यहाँ पर अर्ली हड़प्पन बरियल्स पाए गए हैं। राइट। अगली न्यूज जुड़ी हुई है एक टाइगर रिजर्व से, दैट टाइगर रिजर्व इज सरिस्का। अब यहाँ पे मैप में देख सकते हो सरिस्का टाइगर रिजर्व जो कि राजस्थान में लोकेटेड है। हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि वो सरिस्का टाइगर रिजर्व की जो बाउंड्री है उसे रीड्रॉ करेंगे। क्यों रीड्रॉ करेंगे, रीड्रॉ करने के पीछे का रीजन ये है कि इसके अंडर में 50 माइंस आते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट माइंस हैं, मार्बल के, डोलोमाइट के, लाइमस्टोन के, सैंडस्टोन के, तो वो बंद पड़े हैं। उन्हें रीओपन करना है, दैट्स वाई इसके बाउंड्रीज को फिर से रीड्रॉ किया जाएगा ताकि इन माइंस को ओपन किया जा सके। साथ ही ये जो सरिस्का टाइगर रिजर्व है
ये अलवर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में लोकेटेड है। इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दर्जा दिया गया था 1958 में, टाइगर रिजर्व का स्टेटस दिया गया था 1978 में एंड नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था 1982 में। साथ ही सरिस्का टाइगर रिजर्व को हम इसलिए भी जानते हैं क्योंकि सबसे पहला पूरी दुनिया में ऐसा कोई टाइगर रिजर्व रहा होगा जहां पर टाइगर्स को रीलोकेट किया गया था, वो भी सक्सेसफुली 2004 में। तो वो सरिस्का ही था। राइट, यहाँ पे कैसे टाइप का फॉरेस्ट पाया जाता है, तो स्क्रब थॉर्न एरिड फॉरेस्ट, क्योंकि राजस्थान है आप सभी को पता है, यहीं पे थार डेजर्ट आपको देखने मिलता है, तो यहाँ का क्लाइमेट कैसा ही होगा। ड्राई डेसिडुअस टाइप ऑफ फॉरेस्ट मिलता है, ग्रासलैंड रॉकी हिल्स मिलते हैं। 2004 का ऐसा टाइम था जब सरिस्का टाइगर रिजर्व में एक भी टाइगर्स नहीं थे, क्योंकि पोचिंग कर करके लोगों ने क्या किया था, टाइगर्स को यहाँ से खत्म कर दिया था। तो उसके बाद फिर रीलोकेशन का प्रोग्राम चलाया गया 2008 से लेकर के 2010 में, जहां पर रणथंबोर टाइगर रिजर्व से टाइगर्स को रीलोकेट किया गया, वापस से सरिस्का टाइगर रिजर्व में इंट्रोड्यूस किया गया। और अगर आप एट प्रेजेंट 2025 की काउंटिंग की बात करो तो 48 टाइगर्स यहाँ पर लोकेटेड है। मतलब आप समझ सकते हो कि जो रीलोकेशन किया गया है वो काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहा है। साथ ही यहाँ पे टाइगर्स का काफी ज्यादा ध्यान दिया जाता है, दैट्स वाई यहाँ पे काउंटिंग अब बढ़ी है। मतलब 2004 में बिल्कुल टाइगर्स नहीं थे जहां, वहीं 2025 में आपको 48 टाइगर्स देखने मिलेंगे। राइट, तो लोकेशन याद रखनी है कि सरिस्का टाइगर रिजर्व है कहाँ पर, राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। कब इसे वाइल्ड लाइफ टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था, वो ईयर्स याद रखिएगा। अगली न्यूज़ एक रिपोर्ट से जुड़ी हुई है, दैट इज स्किल्स फॉर फ्यूचर रिपोर्ट, ट्रांसफॉर्मिंग इंडियाज वर्कफोर्स लैंडस्केप। ये जो रिपोर्ट है इसे पब्लिश किया जाता है बाय इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस। इसके अंडर में ये बताया जाता है कि कितने परसेंट लोग जो है वो ग्रेजुएट हैं और वो कौन से काम में इंडल्ज हैं। लाइक 88% का जो इंडिया का पूरा वर्कफोर्स है वो लो कॉम्पिटेंसी जॉब्स में इन्वॉल्व है। साथ ही केवल 10 से 12% लोग ऐसे हैं जो कि हाई स्किल रोल वाले जॉब्स को करते हैं। केवल 8% लोग ऐसे हैं, 8% ग्रेजुएट्स ऐसे हैं जिनको अपने मन मुताबिक काम मिला हुआ है और वो उसमें काम कर रहे हैं। लेकिन ओवर 50% ग्रेजुएट्स जो कि एम्प्लॉयड हैं लोअर स्किल्स जॉब रोल्स में। मतलब देख सकते हो कि इंडिया में यूथ की पॉपुलेशन कितनी ज्यादा है। राइट, तो उस हिसाब से जॉब्स की नीड हमें किस लेवल तक है। बट जिस तरीके से यहाँ पे चीजें चल रही हैं, आप देख सकते हो कि 50% के ग्रेजुएट्स को लोअर स्किल वाले जॉब रोल में काम करना पड़ता है। केवल 4.5% वर्कफोर्स ऐसा है जो कि जिनके पास वोकेशनल ट्रेनिंग है। राइट, बाकी लोगों के पास तो वोकेशनल ट्रेनिंग भी नहीं है, दैट्स वाई उन्हें इस तरीके के छोटे मोटे काम करने पड़ते हैं। बिहार और असम जैसा स्टेट जहाँ पर 95% का जो वर्कफोर्स है वो लो स्किल रोल्स में इन्वॉल्व है, क्योंकि एजुकेशन की कमी है। और एजुकेशन की कमी के साथ साथ वैकेंसीज नहीं है और लोगों को जबरदस्ती अपना डेली लाइफ स्पेंड करने के लिए इन जगहों पे काम करना पड़ता है जो लोअर स्किल्स वाले होते हैं। राइट, तो ये रिपोर्ट किसने पब्लिश की है, आप बस वो याद रखना, थोड़ा बहुत परसेंटेज याद रख सकते हो, अदरवाइज इतना इम्पोर्टेंट ये नहीं है। अगला जो न्यूज़ है दैट इज़ रिलेटेड टू सुगम्य भारत ऐप। अभी सुगम्य भारत ऐप को क्या किया गया है, फिर से रिवैम्प किया गया है, एक एआई फीचर के साथ इसको इंडल्ज किया गया है, उसका नाम है स्वावलंबन। सुगम्य भारत ऐप के बारे में अगर बताया जाए तो ये क्राउडसोर्स्ड मोबाइल प्लेटफॉर्म है जो कि अलाउ करता है यूजर्स को टू प्रोवाइड एक्सेसिबिलिटी इन पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट, आईसीटी। स्पेशली ये जो डिजाइन किया गया है सुगम्य भारत ऐप, ये डिसेबल्ड पर्सन के लिए है, यानी कि दिव्यांग जनों के लिए। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर में काम करती है, उसके अंडर में ही इसे लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था, ईयर 2021 में, और अभी इसे वापस से रिवैम्प किया गया है, यानी कि इसका नाम, लोगो, ये सब चीजें बदल करके इसको स्वावलंबन नाम से चलाया जा रहा है। ये इंस्टेंट सपोर्ट प्रोवाइड करने वाला है दिव्यांग जनों को। तो ये आप याद रखना, क्योंकि आई थिंक यूपीपीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ये जो सुगम्य भारत ऐप है ये किसके लिए लॉन्च किया गया है। तो आप याद रखेंगे कि ये फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन्स के लिए लॉन्च किया गया है, यानी कि दिव्यांग जनों के लिए। अगली न्यूज जुड़ी हुई है लीची की एक वैरायटी के साथ, दैट इज रोज सेंटेड लीची, जो कि पठानकोट में ग्रो किया जाता है, पठानकोट यानी कि पंजाब में। इसे एक्सपोर्ट किया गया है, पहला इसका ग्रुप गया है, वो भी कहाँ पर, कतर। कतर की कैपिटल दोहा में इसे एक्सपोर्ट किया गया है।
लीची हमारे भारत में पहले से नहीं पाई जाती थी। ये सदर्न चाइना का नेटिव है। ये भारत पहुंचा कैसे? म्यांमार के थ्रू, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के थ्रू 18th सेंचुरी में ये इंडिया आया। कैसा क्लाइमेट चाहिए होता है लीची को ग्रो होने के लिए? 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 35 डिग्री सेल्सियस तक। कितना रेनफॉल चाहिए? 1500 से लेकर के 2000 तक का एनुअल रेनफॉल, विथ ड्राई एंड कूल विंटर्स, ताकि ये फ्लावरिंग कर सके। वेल ड्रेन्ड डीप लोमी सॉइल की नीड होती है। उस सॉइल का पीएच कितना होना चाहिए? 5.5 से लेकर के 7 तक। बिहार जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है लीची का। लीची जो है ये विटामिन सी में रिच होता है, विटामिन बी 1, राइबोफ्लेविन, कई सारे मिनरल्स लाइक कैल्शियम, फॉस्फोरस, ये सारी चीजें लीची में पाई जाती हैं। दैट्स व्हाई लीची इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लीची का यूज हम वाइन बनाने के लिए, पिकल्स बनाने के लिए, यानी कि अचार, उसके लिए यूज करते हैं। तो आप याद रखना, सबसे पहली वैरायटी रोज सेंटेड लीची की भेजी गई है पठानकोट से कतर में, एक्सपोर्ट किया गया है। अगला जो न्यूज़ है वो एक ऑपरेशन से जुड़ा हुआ है, दैट नेम इज ऑपरेशन बिहाली। ये एक एंटी टेरर ऑपरेशन था जिसे लॉन्च किया गया उधमपुर, जम्मू एंड कश्मीर में। ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था, आप सभी को याद होगा, जब इंडिया ने पाकिस्तान के बहुत सारे टेरर बेस पे अटैक किया था। क्योंकि पाकिस्तान ने इंडिया पे अटैक किया था, उसके रिस्पॉन्स पे इंडिया ने वो ऑपरेशन लॉन्च किया था। उसके बाद से काफी टाइम से जम्मू एंड कश्मीर में इस तरीके के ऑपरेशंस लगातार कंडक्ट कराए जा रहे हैं, ताकि वहां से टेररिज्म को, टेररिस्ट्स को खत्म कर दिया जा सके। ये लॉन्च किया गया था इंडियन आर्मी के पैरा कमांडोज और जम्मू कश्मीर पुलिस के कोलैबोरेशन के द्वारा। साथ ही वहां पे एक जैश ए मोहम्मद का टेररिस्ट, उसे मार भी गिराया गया था और बाकी के 3 को अरेस्ट भी किया गया था। तो ये ऑपरेशन इसीलिए लॉन्च किया गया है ताकि लोकल सिक्योरिटी को एनहांस किया जा सके, टेररिज्म को खत्म किया जा सके। तो नाम याद रखना, कहाँ पे लॉन्च किया गया वो याद रखना। अगली न्यूज स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई, नीरज चोपड़ा जी से जुड़ी हुई। इंडिया के जेवलाइन थ्रो सुपरस्टार नीरज चोपड़ा जी, इन्होंने एक टाइटल क्लिंच किया था, दैट इज गोल्डन स्पाइक। और ये पहली बार इस ओस्त्रावा में जो गोल्डन स्पाइक टाइटल था, इसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था और उसे जीत भी लिया। थर्ड अटेम्प्ट में इनका थ्रो रहा था 85.29 मीटर, जो कि सबसे हाईएस्ट था। दैट्स व्हाई ही वॉन दिस टाइटल। ओस्त्रावा कहाँ पर लोकेटेड है? साउथ अफ्रीका में लोकेटेड है, जहां पर ये कंडक्ट किया गया था। आप सभी को याद होगा, दोहा में डायमंड लीग का कंडक्शन हुआ था मई में, जहां पर पहली बार नीरज चोपड़ा ने अपना जो लिमिट था वो 90 मीटर का थ्रो किया था। मतलब सबसे पहली बार अब तक के इनके पूरे करियर में इन्होंने कभी भी 90 मीटर का थ्रो नहीं किया, 90 मीटर से ज्यादा इवन। तो ये पहला ऐसा था डायमंड लीग जहां पर इन्होंने 90 मीटर का थ्रो किया, बट स्टिल इनकी सेकंड पोजीशन आई थी। सो इनका नाम आप याद रखना, जेवलाइन थ्रो से इनका नाम जुड़ा हुआ है। साथ ही 7 अगस्त ये जो है ना, ये सेलिब्रेट किया जाता है जेवलाइन थ्रो डे के रूप में। जस्ट बिकॉज, क्योंकि जब टोक्यो में ओलंपिक्स कंडक्ट हो रहे थे, तो वहां पर इन्होंने, नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था। दैट्स व्हाई दिस डे इज डेडिकेटेड टू जेवलाइन थ्रो डे के रूप में। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस सेशन। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। पसंद आया तो सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।